चलिए सेकंड नंबर में आते हैं पीबीएस। आप पीबीएस से ऑलरेडी एक बार लेट बना चुके हैं सेल्फ प्रोडक्शन से। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लेड का एक्सट्रैक्शन प्रीफरेबली किससे करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बोलिएगा सेल्फ प्रोडक्शन से करते हैं। सेल्फ प्रोडक्शन में रिवर्बरेटरी और बेसिमर दो फर्नेस का इस्तेमाल होता है। हम लोग रिवर्बरेटरी और बेसिमर दो फर्नेस का इस्तेमाल जब होता है सेल्फ प्रोडक्शन में, तो वो सिर्फ कॉपर का होता है। बाकी अगर लेड का या किसी और का रहता है तब हम लोग सिर्फ रिवर्बरेटरी में कर लेते हैं, जिसमें रोस्टिंग करते हैं, उसी में सेल्फ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आइए अब हम लोग पीबीएस के बारे में पहले समझें। ये जो लोग पीबीएस है ना, ये दोनों मेथड से होता है। एक सेल्फ प्रोडक्शन मेथड से भी ये होता है और दूसरा ये कार्बन बेस्ड प्रोडक्शन से भी होता है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। मतलब ये आपको अगर सेल्फ प्रोडक्शन में पूछेगा तो आप बोलिएगा हाँ है, अगर कार्बन रिडक्शन में एग्जांपल बोलेगा ये है या नहीं, तो कार्बन रिडक्शन में भी आप बोलेंगे ये है। ये दोनों तो चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आखिर जब सेल्फ प्रोडक्शन से हो जाता है तो फिर कार्बन रिडक्शन की नीड क्यों, कार्बन रिडक्शन की फिर नीड क्यों। देखिए कार्बन रिडक्शन का मतलब है दोस्त कि हम लोग कोक लेकर के रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो सवाल है एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत कब होगी। एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत कब होगी, जब वो ऑटो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि पीबीएस का था रोस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा वो ऑटो रिडक्शन मोड में चला जाएगा। तो जरूरत कब होगी इस बात को रियलाइज कीजिए, जब पीबीएस जो आपने कंसंट्रेशन के बाद लाया है, अगर उस पीबीएस में ओर का अमाउंट अच्छा खासा हुआ, सिग्निफिकेंट हुआ, तब आप उसको सेल्फ प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नो एनी रिड्यूसिंग एजेंट इज नीडेड फ्रॉम आउटसाइड टू बी एडेड, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो ओर को आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जो ओर आपने लाया है, अगर उसमें परसेंटेज ओर का कंटेंट कम है, मतलब ओर की मात्रा कम है, गैंग की मात्रा बहुत ज्यादा है, तब हम लोग उस केस में एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट बाहर से देते हैं और वो कार्बन बेस्ड रिडक्शन है। तो चलिए पहले इस बात को हम लिख देते हैं, लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। सेल्फ प्रोडक्शन में कब हमारा जा रहा है, when ore is rich, that is percentage ore content is excessive or sufficient। ओर की जो मात्रा है वो काफी है, सफिशिएंट है। और हम लोग कार्बन रिडक्शन मेथड में कब जाते हैं, हाँ ये हम लोग कब करते हैं, किस फर्नेस में, रिवर्बरेटरी। ठीक है, अब आइए कार्बन रिडक्शन कब लगाते हैं, when percentage ore content is excessive low। उस समय इसको हम उसको रिच ओर बोले हैं, तो इसको पुअर ओर मत बोल दीजिएगा, इसको बोलते हैं लो ग्रेडेड ओर। अब इसमें हम लोग किस फर्नेस में करेंगे, तो इसमें आपको पहले करना है क्या, रोस्टिंग। किस फर्नेस में, रिवर्बरेटरी में। अच्छे से देखिएगा लोग,
कोई डाउट हो तो बताइए। रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन, CO रिडक्शन या कार्बन रिडक्शन? कार्बन रिडक्शन में कल पढ़े थे SN और ZN। तो रोस्टिंग रिवर्बरेटरी फर्नेस में हो रहा, फॉलोड बाय CO रिडक्शन इस फर्नेस में, तो ब्लास्ट फर्नेस। दैट इज स्मेल्टिंग। रिडक्शन को ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात। अब आप ये वाला मेथड पढ़ चुके हैं पहले, अब ये वाला मेथड अब हम लोगों को स्टार्ट करना है। सेल्फ रिडक्शन को तो बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट है नहीं। PBS को O2 दिए तो PBO प्लस SO2, जो PBO रोस्ट होकर के तैयार हो रहा है, वो PBO जो अनरोस्टेड अनरिएक्टेड PBS पहले से है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर का सप्लाई बंद करके, और फिर वहीं से मोल्टेन लेड PB बनना शुरू होता है और SO2 निकलता है। तो वो तो हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है किसकी? तो बारी है जो कार्बन बेस्ड रिडक्शन से हम लोग लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसकी बारी। चलिए तो उसको हम अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है? इसका हम स्क्रीनशॉट आपको भेज दें। कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम लोग इसमें लाते हैं उसको स्मेल्टिंग PBS, ठीक है? मतलब सेकंड वाला मेथड में आया। फर्स्ट वाला तो सेल्फ प्रोडक्शन था, सेकंड वाले में। तो सबसे पहले हम रोस्टेड गैलेना की बात करें, रोस्टिंग तो तब भी करके लाइएगा। इसमें क्या सब मिला देंगे? तो फिर वही कोक पाउडर, और क्या मिला देंगे इसके SiO2 गैंग के लिए? फ्लक्स, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ये मिला दिए। या CaO भी लिख लीजिए, वही चीज हुआ लाइम। आप समझ पा रहे हैं, लाइमस्टोन और लाइम दोनों हम लिख रहे हैं इसलिए, क्योंकि यूज तो लाइम का ही है बेसिकली, लेकिन हम लोग लाइम तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए लाइमस्टोन ही कैल्शियम कार्बोनेट रखते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये हम लोग लिए। अब इसको हम लोग किस फर्नेस में डाल दिए? तो ब्लास्ट फर्नेस में। अब यहां पर जब डाले तो अब दो चीजें होंगी, ध्यान दीजिएगा। पहले रोस्टेड गैलेना का फॉर्मूला लिखा जाए, तब क्लियर होनी चाहिए। जब आप रिवर्बरेटरी फर्नेस से रोस्ट करके गैलेना को लाए हैं तो रेजिड्यू जो भी आया है उसका फॉर्मूला क्या होगा? कौन बताइएगा? सुमन। यस सर। बताइए, मेरा सवाल समझ में आया आपको? सर PBO और प्लस PBS भी होगा? यस सर। PBO भी होगा और PBS भी होगा। यस सर। ठीक है, गुड। चलिए ऑफलाइन लिए। पूजा हो क्या? पूजा सर पूजा नहीं है, चली गई, बोली थी हमको, बोल देना। पूजा घर चली गई सर, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था पटना में, तो वो आज ही घर चली गई। वो मैसेज की थी, बोली थी बोल देने क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम बताओ आदित्य, तुम ही बताओ, रोस्टेड PBS का फॉर्मूला क्या होगा? PBO प्लस PBS। PBO प्लस PBS। किसी का जवाब PBO और PBS से अलग है तो माइक ऑन करके जवाब दीजिए। रोस्टेड PBS का फॉर्मूला पूछिए। PbSO4 भी आएगा सर। गुड कुंदन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। PBS देखो, सबसे तो PBO रहेगा, PbSO4 आएगा, रोस्ट होकर के ये और ये आएगा, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, और थोड़ा सा PBS भी बचेगा। आपको समझ में आना चाहिए। मेनली होगा PBO सबसे ज्यादा अमाउंट, उसके बाद थोड़ा मोड़ा PbSO4 भी रहेगा, और सबसे कम अमाउंट में PBS। तो ये तीनों है। तो जब हम इसको कोक पाउडर देके ब्लास्ट फर्नेस में देंगे, लाइन दिए, अब यहाँ दो चीजें होंगी अंदर। पहली चीज, रिडक्शन जो होगा, देखिए दो तरीके से रिडक्शन होगा। पहला,
इसका अंदर में दो सेल्फ प्रोडक्शन भी होगा, इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, और अंदर में CO रिडक्शन भी होगा। ये तो मेन है। सेल्फ प्रोडक्शन कैसे होगा? तो जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं सारा कुछ, तो PBS प्लस PBO, यहां से भी PB प्लस SO2, प्रैक्टिकली सोचिए। उसी तरीके से PbSO4 प्लस PBS, यही रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल सल्फाइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी बना दिया आपका क्या, PB प्लस SO2। और जो CO रिडक्शन होगा तो पहले CO का फॉर्मेशन होगा, तो CO के फॉर्मेशन पर पहले बात कर लेते हैं। CO का फॉर्मेशन कैसे होगा? C प्लस O2, CO यहां से भी बना, एक तो ये CO बना, दूसरा तरीका ऑल्सो CO कैसे बनेगा, ध्यान से, C प्लस O2 CO2, और CO2 प्लस C CO, यहां से भी CO बनेगा। ध्यान से, फिर एक नई चीज सीखे आप, एक तो C प्लस O2 CO डायरेक्ट बनेगा, और दूसरा C प्लस O2 CO2 जब बनेगा, ये हुआ पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो C प्लस O2 जब CO2 बनेगा तो ये रिएक्शन नेगेटिव डेल्टा H है, मतलब एक्सो है, और ये वाला रिएक्शन इंडो। तो CO फॉर्मेशन ऐसे भी होगा, CO फॉर्मेशन ऐसे भी होगा। एनीवे, हमारा जो CO फॉर्मेशन हो गया, तो अब आपके ऑक्साइड को, PbO को CO रिड्यूस करेगा, ध्यान से, रोस्टेड प्रोडक्ट को रिड्यूस करेगा, तो किसमें चले जाएगा लेकर के, लेड लिक्विड प्लस CO2। इसको आपको बैलेंस करना है तो कर लीजिए, CO2C है, यहां 2 लगाइए, ये 2CO, ठीक है। आइए ठीक से, तो PbO प्लस CO, Pb प्लस CO2, CO2 और लेड ये बन गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट। फिर क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस CO भी होगा, सारे रोस्टेड चीज को ना रिड्यूस करेगा जी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, फिर मोल्टेन लेड और प्लस CO2, और दो सल्फेट को भी रिड्यूस करके SO2 मिलाएगा। सल्फेट, अरे लेड 2 है, इसको भी रिडक्शन होगा, और सल्फर जो 6 में है, दोनों का रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ। तो लेड को भी 0 मिलाया, और सल्फर जो प्लस 6 में सल्फेट है उसको भी SO2 में निकाला, और एक होगा कौन, ध्यान से, और एक बचा कौन, PbS। लेकिन PbS को आप यहां नहीं लिख सकते हैं, माइंड इट, आप यहां PbS नहीं लिख सकते। कैसे? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कोक को ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर नहीं। हाँ, कोक को ऑक्सीजन चाहिए, गुड, सही बोल रहे हो, कोक को ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ PbS नहीं ले सकते हैं। PbS जब आप ब्लास्ट फर्नेस में एयर सप्लाई किए, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट ऑफ एयर जब सप्लाई किए, तो इससे क्या हो गया होगा, जो PbS है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हुआ, PbO। ब्लास्ट फर्नेस में आपने क्या दिया है, एयर, स्मॉल ब्लास्ट ऑफ एयर, बाहर से हवा ले रहे हैं आप, तो एयर जो दे रहे हैं, तो उससे PbS जो है वो PbO में कन्वर्ट होगा। तो आप यहाँ पर रिएक्शन में सोचिए, रिडक्शन में अच्छे से लॉजिक लगाइए, रिडक्शन में आप क्या क्या ले सकते हैं, PbO ले सकते हैं, उसको CO रिड्यूस करेगा। रिडक्शन में क्या ले सकते हैं, PbSO4 ले सकते हैं, उसको भी CO रिड्यूस करेगा। रिडक्शन में PbS तो नहीं ले सकते हैं। PbS का क्या होगा, कुछ PbS सेल प्रोडक्शन से कंज्यूम हो जाएगा, और बाकी जो आप थोड़ा सा एयर दे रहे हैं अंदर, पास ऑन करवा रहे हैं, तो कुछ PbS वो एयर से रिएक्ट करके PbO प्लस SO2 में चला जाएगा, और वो PbO को फिर CO रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से फाइनली आपका मोल्टेन लेड निकलेगा। मोल्टेन लेड, PB लिक्विड, और क्या निकलेगा, ये पूरा सारा चीज को देखिए अच्छे से, क्या निकलेगा इसमें, ध्यान से, CO निकलेगा कोक की वजह से, और क्या निकलेगा, SO2 भी निकलेगा, और क्या निकलेगा, अब इस बात पर आते हैं, ठीक से देखते जाइए। लेड बना, क्लियर है, CO बना, वो भी क्लियर है, क्योंकि कोक लिए तो CO बनेगा, SO2 बनेगा, CO2 भी बनेगा, इसमें भी कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिकली सोचिए, हम बैलेंस नहीं करेंगे रिएक्शन, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट बनेगा आप ये कम से कम सोचिए अच्छे से,
क्योंकि क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन तो है ना आपको देगा कि रिएक्शन को लेकर के बैलेंस करो, मेटलर्जी का रिएक्शन बैलेंस करने जल्दी नहीं आता अनलेस कि कोई कॉम्प्लेक्सेशन ना हो। तो आप देखिए CO2 कहां से आएगा, आप कोक लिए हैं, आप कोक डाल करके एयर सप्लाई कर रहे हैं तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा। तो आयरन का हो कि लेड का हो, एक बार में हम आपको नहीं सिखा रहे, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। जब कोक डालिएगा, आप कोयला नॉर्मली कोक, ठीक है, कोयला और कोक में डिफरेंस है क्रिस्टलाइन फॉर्म के स्ट्रक्चर की वजह से, तो हम कह रहे हैं कि जब आप कोक लीजिएगा और ऑक्सीजन सप्लाई कीजिएगा तो CO भी बनेगा, CO2 भी बनेगा। अब यही आपको समझा रहे थे कि CO2 बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन CO2 बचे हुए कार्बन से जब रिएक्ट करना शुरू करता है तो फिर CO बनता है और ये एंडोथर्मिक होता है। तो CO2 भी आएगा, CO भी आएगा, मेन तो वो हुआ, और प्लस जो आएगी चीजें वो होंगी PbSiO3, सॉरी CaSiO3। आप इसको तो ध्यान ही नहीं दिए, कौन सा चीज, स्लैग। कौन सी चीज हुई है, स्लैग। तो हम स्लैगिंग वाले के बारे में अब चीजों को लिखते हैं, क्योंकि स्लैगिंग तो होना ही होना है। SiO2 जो इसमें गैंग है, SiO2 भी हर जगह गैंग फिक्स है, तो अब हम उस स्लैगिंग वाले रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है तो पहले पूछिए, फिर हम स्क्रीनशॉट साथ में भेजते हैं। कुछ भी डाउट आ रहा है किन्हीं को तो पूछिए, कुछ भी। अब हम लोग इसमें स्लैगिंग वाले रिएक्शंस को थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा ठीक से। Slagging reactions in smelting of galena. गैलेना में स्मेल्टिंग जो गैलेना का करवा रहे हैं उसमें स्लैगिंग रिएक्शन। देखिए हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ लाइम। लाइम का फंक्शन क्या है ये बताइए, ऐसे भी सवाल आता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअली लाइम एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट for the consumption of PbO। लाइम यहां पर आपको अच्छे समझिए, लाइम यहां एक नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में यूज हो रहा है फॉर द कंजम्पशन ऑफ PbO। एक्चुअली पॉइंट क्या है कि यहां पर जो PbS है इज लो ग्रेडेड ओर। PbS कैसा हो रहा है, low graded ore and contains huge amount of SiO2 acidic gang। आप समझ पा रहे हैं, चूंकि यहां पर PbS जो है वो लो ग्रेडेड ओर है। लो ग्रेडेड ओर मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें गंदगी है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में गंदगी होने के कारण सो it can consume PbO and amphoteric oxide। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक बेसिक दोनों होता है, तो वो इसको कंज्यूम कर सकता है। PbO मतलब ओर है, ओर का कंजम्पशन गैंग कर ले तो ये तो मुसीबत आ जाएगी। कैसे, तो SiO2 एसिडिक गैंग और प्लस PbO कंज्यूम कर लिया एम्फोटेरिक ओर। अच्छे से देखिएगा क्या बना लिया, PbSiO3। तो हमारा लोग इससे और कंज्यूम हो जाएगा। अभी तक ये समस्या कहीं नहीं आई थी, क्योंकि इस लो ग्रेडेड ओर में इतना SiO2 है, बाकी किसी अभी तक का जो आयरन वगैरह पढ़े या जिंक का पढ़ रहे थे उसमें इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं है SiO2, यहां बहुत ज्यादा, इसलिए लो ग्रेडेड ओर लिखे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, लाइम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो लाइम देखिए क्या करता है, ध्यान से, लाइम कंज्यूम्स SiO2 as well, it reacts with
PbSiO3 to give again the PbO। ठीक से देखिए, ये जो आपका PbSiO3 अगर बन गया तो CaO जो है अब ये रिएक्ट करेगा इससे। आप जानते हैं अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड काफी ज्यादा है PbO से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है जी? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो PbO से काफी ज्यादा बेसिक होने के कारण उसका एसिडिक पार्ट छीन लेगा और बना लेगा CaSi। तो आप यहां पे क्या लिखे हैं? एक्चुअली लाइम एक्ट्स एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ PbO एंड also acts as a basic flux। ये दोनों फंक्शन है। ये बेसिक फ्लक्स वाला फंक्शन कैसे होगा? तो CaO प्लस SiO2 वो डायरेक्ट रिएक्शन है CaSiO3। और नेगेटिव कैटलिस्ट वाला फंक्शन कैसे होगा? दो पॉइंट लिखा गया, एक वो एसिडिक फ्लक्स है, तो एसिडिक फ्लक्स वाला बहुत सिंपल है, बेसिक फ्लक्स है वो बहुत सिंपल है, लेकिन साथ में एक और पॉइंट क्या बोले कि वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसके लिए? लाइम के, सॉरी PbSiO3 के फॉर्मेशन के। तो लाइम एक्ट्स एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ PbO जो कंज्यूम कर लेता, SiO2 जो कंज्यूम कर लेता PbO को, तो वापस वहां से वो रिवर्ट बैक करता है, उसका फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन करवाता है PbO का। यहां पर PbO छोड़ दिए हैं और गेट्स रिस्टोर्ड। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो इस तरह से हमारा ये लेड का एक्सट्रैक्शन था। पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना हम लोग उतने पे रहे वही काफी है। तो हमारा आयरन वाला हो गया, लेड वाला हो गया। अब फोकस करते हैं थोड़ा सा जिंक पर, ठीक है? किसी को किन्हीं को इसमें कुछ डाउट पूछना हो तो पूछिए, हम अगले बोर्ड की ओर जाते हैं। कुछ भी अगर डाउट है तो पूछिए। चलिए, इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में हम लोग जिंक वाला। देखिए, जिंक वाले में पॉइंट क्या है आप समझते हैं। पहले रोस्टेड जिंक लाया जाएगा, रोस्टेड स्फेलेराइट, या जिंक प्लेन। पहले इसका फॉर्मूला लिखा जाए, अच्छे से देखिएगा। ZnO मेनली थोड़े अमाउंट में ZnSO4, इसमें ZnS नहीं लेंगे, सेल्फ प्रोडक्शन के कोई चांसेस तो होते नहीं है, इसलिए दो ही बात होगी, एयर देके हिट करते जाएंगे, जब देखेंगे ZnSO4 बनने लगा, SO2 का इवोल्यूशन सीज हो गया, एयर स्टॉप, टेम्परेचर बढ़ा दिए, जो जिंक सल्फेट गलती से बन गया वो सारा फिर से डिकम्पोज कर जाएगा, तो फिर से ZnO पर रिवर्ट बैक। कहने का मतलब ZnO और ZnSO4 अब किस रिडक्शन में जाता है? कार्बन रिडक्शन में जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कार्बन यहां रिड्यूसिंग। अब आइए पॉइंट में, इस जिंक के साथ एक मेजर डिफिकल्टी क्या एसोसिएटेड होगा? द मेजर डिफिकल्टी associated with ZnO smelting is equilibrium nature of ZnO plus C giving Zn plus CO2 reaction। ठीक से समझा जाए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं।
की सर मेजर डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं, उसको दूर करेंगे हम लोग। जैसे कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जब सेल्फ प्रोडक्शन दोस्त हम करवा रहे थे तो वहां भी कुछ मेजर डिफिकल्टी थी, इसीलिए हमारा एक स्टेप बढ़ गया। तो यहां पर आखिर क्या है डिफिकल्टी का, क्या है हिसाब किताब और क्यों रेज होता है वो देखिए। ZnO+C आप यहां पर एक्चुअली स्मेल्टिंग रन्स एट ZnO+C, आप यही में जानते हैं Zn+Cu, आप तो यही उम्मीद की। रितेश माइक ऑफ करो। रितेश माइक ऑफ। देखिए हम तो यही उम्मीद किए लोग, अच्छे से देखना ZnO+C Zn+Cu, हम तो यही उम्मीद किए। दोस्त आप जहां भी है मोबाइल को सामने रखिए, ठीक से देखिए। जिंक वाला ये एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है, Zn वाला ये ऐसा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में कभी नहीं आया, आज तक नहीं दिखा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ, उतना डीपली उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिर्फ ये एक लाइन लिख के निकला हुआ है। इसीलिए दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा अच्छे से देखिए इसको। आइए, तो स्मेल्टिंग रन्स है, आप यही उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करते हैं ZnO+C Zn+Co, लेकिन जिंक के एक्सट्रैक्शन ZnO के स्मेल्टिंग में एक रिएक्शन साथ में और होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। वो रिएक्शन क्या है? वो ZnO+C Zn+Co के साथ एक रिएक्शन होता है ZnO+C Zn+Co, ध्यान से देखिएगा। Also ZnO+C Zn+CO2 ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व का तो आप कुछ क्या नहीं सकते हैं, या तो उस मेटलर्जी को करवा रहे हो आप बैठ के तो आपको दिख जाएगी चीजें, या आपको थर्मोडायनामिक्स काफी ज्यादा आती है तो आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं डेल्टा जी के वैल्यू से, या नहीं तो आपको अगर हम बता रहे हैं तो तीसरा वही उपाय है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर कीजिए ZnO+C Zn+CO तो एक रिएक्शन और होता। The first one is of unidirectional nature, but the second one is of equilibrium nature. The second reduction is of equilibrium nature, ध्यान से देखिए। तो zinc obtained gets consumed by CO2 again, नहीं समझे जी, to give Zn। जब सेकंड वाला इक्विलिब्रियम नेचर का है लोग, जब सेकंड वाला इक्विलिब्रियम नेचर का है तो जैसे ही जिंक बना तो CO2 रिएक्ट करके वापस उसको ZnO+C में भेज रहा है, और ये थर्मोडायनामिक्स है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हमको इस इक्विलिब्रियम को अब शिफ्ट करना पड़ेगा फॉरवर्ड, क्योंकि वो वाला तो सही है, फर्स्ट वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंडोथर्मिक होता है, ये आप जानते हैं, रिडक्शन वाला सारा रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट क्या है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं, जिंक बनना स्टार्ट हो गया, CO बन रहा है, सेकेंड वाला जो रिएक्शन होता है ये भी पैरेलल में रन करने लगा। अब ये वाला इक्विलिब्रियम नेचर का है, तो जो जिंक फॉर्म किया वो दोबारा से कंज्यूम कर लिया गया CO2 के द्वारा, रिवर्ट बैक हो गया किसमें? Zn। तो हम लोगों को किसको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसको, इक्विलिब्रियम को राइट शिफ्ट करने के लिए CO2 को हटाना पड़ेगा। CO2 इसको हटाना पड़ेगा, CO2 है। CO2 को निकालने के लिए अभी हम पिछला जो रिएक्शन लिखे थे, ठीक पिछला लेड वाला जो आपको दिखाए थे, याद कीजिए, C+O2 gives CO2, और फिर लिखे थे साथ में
CO2 plus C giving CO. 2CO. CO2 Yes sir, CO2 plus CO. देगा। तो CO2 को कंज्यूम करने का एक उपाय है कि एक्सेस कोक ले जाके फर्नेस के ऊपर से गिरा दीजिए। ये CO2 को कंज्यूम करने का ये उपाय। अब एक्सेस कोक ले जाके गिराइएगा, जैसे आप चाय बनाने वाले को देखते हैं, वो जिस कोयले वाली भट्टी पर करता है, सिंपली उसको आप लेकर के कंसीडर कीजिए, वहां भी वही चीज लगभग मोर और लेस है, फर्क वहां रिडक्शन नहीं। तो वो देखता है कि मेरा जब हम जो फ्यूल डाले हैं, कोयला डाले हैं, कोक डाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाले हैं, जलना शुरू हुआ, CO2 देना खूब शुरू हुआ, तब वो तुरंत उस समय क्या करता है, ऊपर से एक्स्ट्रा कोक लाता है, ले जाकर के कोयला डाल देता। जैसे ही ऊपर से एक्स्ट्रा डाला, आप गौर कीजिएगा, CO2 तो कंज्यूम हो जाएगा कोक डालने के बाद, लेकिन वो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि इंडोथर्मिक, CO2 plus C giving CO, अभी जस्ट पिछला में लिखे थे, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो जैसे ही आप कोक गिराए ना, हो गया रिएक्शन एंडोथर्मिक, CO बनने लगेगा, CO2 कंज्यूम होने लगेगा, लेकिन एंडोथर्मिक होने के कारण क्या होगा, फर्नेस का टेम्परेचर फॉल कर, अचानक फर्नेस का टेम्परेचर गिर जाए। फर्नेस का जब टेम्परेचर गिरेगा तो फिर ऊपर वाला रिडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि उसका तो टेम्परेचर बढ़िया है, रिडक्शन है तो टेम्परेचर बढ़िया है, 800-900 कल पड़े थे हम लोग, उसका टेम्परेचर बढ़िया है, फिर वो रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिचुएशन कुल मिला के हो जाएगा ले लोटा। तो क्या किया जाए, अब इसको टेम्परेचर गिरने के कारण ये रुक गया, कोक डाल रहे हैं तो CO2 कंज्यूम हुआ, लेकिन टेम्परेचर गिर गया, तो हम करेंगे क्या, कोक गिराएंगे और टेम्परेचर बढ़ा। तो रिडक्शन का काम अपना 800-900 के अराउंड हो सकता था डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उस समय में जाकर के CO2 इक्विलिब्रियम के कारण इसको वापस उसमें फेंक दिया। तो हम क्या किए, कोक मिलाए इसको कंज्यूम करने के लिए, और फिर इसको कंज्यूम किए तो टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो कुछ ज्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा ताकि गिर के भी 800-900 मेंटेन रहे। उम्मीद समझ रहे होंगे दोस्त, गिर करके भी टेम्परेचर फॉल करके भी 800-900 मेंटेन रहे, इसीलिए हम लोग करते क्या है, टेम्परेचर को 1200 से 1300 के रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करें, कि जिस समय में कोक गिराया जाए उस समय में टेम्परेचर कितना भी फॉल हो, 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाए। तो पॉइंट क्या है, हम लोग इसमें कोक गिराएंगे, CO2 को कंज्यूम करेंगे, CO बनेगा, टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग 1200-1300 में ले जाएंगे और उसी टेम्परेचर के रेंज में मेंटेन रखेंगे। लेकिन जानते हैं 1200-1300 करने के चक्कर में हमारा जो जिंक बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएगा, 920 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा और जिंक का मिलेगा बैक पर। कल हम लोग पढ़े भी थे कि स्मेल्टिंग में अकेला जिंक ही एक मेटल है जो वेपर फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं, बाकी सब मोल्टन फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। तो इस बात को अब लिखते हैं, ध्यान से लिखिएगा। The second reduction is of equilibrium nature, so zinc often gets consumed by CO2 again to give Zn. To shift the equilibrium forward, comma, excess coke is added. अब लिखेंगे उसको CO2 प्लस कोक जो हम डाले, क्या बन गया, CO। हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन इज यूज एंडोथर्मिक, अभी पिछले पेज पर लेड वाले एक्सट्रैक्शन में पढ़े, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक, इसीलिए so temperature gets reduced अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियसली टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, एंड जो पहला रिएक्शन होगा द फर्स्ट वन रिडक्शन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्वेशन 1,
reduction also gets stopped. पहला जो रिएक्शन होगा ये भी हो जाएगा। अगले पेज में हम लोग इस बात को लिखे हैं इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए माइक ऑफ कीजिए। इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए एक्सिस को पिक करेंगे, लेकिन टेम्परेचर इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड द फर्स्ट वन रिडक्शन आल्सो गेट्स स्टॉप्ड। पहला रिडक्शन भी रुक जाएगा। तो अब हम लोग अगले पेज में इस बात को लिखेंगे, इसलिए टेम्परेचर को बढ़ा के 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में के रेंज में मेंटेन करना पड़ेगा। किन्हीं को कुछ डाउट है अगर तो पूछ सकते हैं। हम अगले पेज पर जाते हैं, इसका भेजते हैं आपको स्क्रीनशॉट। हम नहीं जानते थे, आप लोगों को सिखाया कि स्क्रीनशॉट को शॉर्ट में एसएस बोलते हैं, नहीं तो हमको पता था एसएस से तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज होता है सुमित सौरभ। ऐसा थोड़ी ना है सर, सिर्फ फोटो लिखेंगे, फोटो। चलिए सिखाने वाले को शुक्रिया। चलिए हम अगले पेज पर इसको पहले क्लियर करें। हाँ, hence in order to make both the reactions running, temperature of furnace, कौन सा फर्नेस ब्रैकेट में लिख ही देते हैं, तो ब्लास्ट है, is kept maintained in between of 1200 to 1300 degree centigrade. रिडक्शन टेम्परेचर या कह सकते हैं फर्नेस टेम्परेचर। यहाँ जो रिडक्शन टेम्परेचर है या फर्नेस टेम्परेचर है, हम लोग अगला लाइन क्या लिखने वाले हैं, exceeds thus boiling point of zinc metal, इसलिए लिखेंगे vapor zinc is obtained। जो जिंक मिलेगा वो वेपर जिंक मिलेगा। अब जिंक इज हाईली रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव मेटल है। आप अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज के बाद हम लोग जिंक लेते हैं एंड कैन रिएक्ट विथ एयर इन वेपर फॉर्म, क्योंकि वेपर फॉर्म में हाई रिएक्टिविटी होती है। हम जानते हैं सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो रिएक्टिविटी उस केस में उतनी ज्यादा होती है। तो जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है इन लोगों की तरह, तो इस तरह से वो रिएक्ट कर सकता है एयर से वेपर फॉर्म। तो हम लोग जिंक को कंडेंस करेंगे। So zinc vapor is condensed in inert atmosphere. Inert atmosphere, और जहां पे करते हैं वो फर्नेस है रिटॉर्ट फर्नेस। इसको हम लोग रिटॉर्ट फर्नेस बोलते हैं, जहां पर हम लोग इसको कंडेंस करेंगे रिटॉर्ट फर्नेस में, और एटमॉस्फेयर कंप्लीट इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आर्गन और क्रिप्टॉन एटमॉस्फेयर। इन दोनों एटमॉस्फेयर को रिटॉर्ट फर्नेस में लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो जिंक वेपर मिलेगा वो कंडेंस होगा। अब इसमें जो जिंक आएगा क्रूड जिंक बोलते हैं उसको।
क्रूड जिंक इज दस एक्सट्रैक्टेड। क्रूड कच्चे को बोलते हैं, जानते हैं हम लोग। क्रूड जिंक में कंटेंस क्या सब गंदगी होती है, जानिए आप। आयरन, लेड एंड कैडमियम मेनली। अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे कल आपको याद होगा, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो आयरन आता है, पिग आयरन, पिग आयरन में क्या सब गंदगी थी, हम खुद रिपीट करते हैं बार बार, आपको याद होते चले जाए। और थोड़ा आप लोग को जानबूझ के हम थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में तो मार पीट करके याद करवा देते हैं, यहाँ पे तो आप लोग को डर वर होगी नहीं, बात चीजें बिल्कुल डर से पड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो पढ़ा रहे हैं जानबूझ के। पिग आयरन में क्या था कल? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन। सिल्वर की सिलिकॉन? सिलिकॉन। ये उल्टा पुल्टा करवा करके लोहा निकालने में जब सिल्वर निकलने लगे तो गंदगी कब से हो गया? क्या सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। तो ये वाला जो है हमारा जिंक में क्या क्या रहेगा? Fe, Pb और Cd। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, तब तक हम इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं, जिसको आप शॉर्ट में हमको SS बोलना सिखाए हैं। जिंक, चौथा कॉपर। कॉपर को जरा सोचा जाए तो Cu2s इसका, सॉरी क्या बोलते हैं, CuFeS2 इसका मेजर रोल है, यही इसका प्रिंसिपल रोल है। हम लोग सब्जेक्टेड अंडर कौन सा? सेल्फ प्रोडक्शन ना मेनली। ब्लिस्टर कॉपर इज ऑब्टेन्ड, और ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो जानते हैं आप, आपको 98% प्योर होता है। देखिए लेड के तरह ही जब लो ग्रेडेड कैल्कोपायराइट ओर होगा, कैल्कोपायराइट बोलते हैं इसको, लो ग्रेडेड कैल्कोपायराइट ओर होगा या कॉपर पायराइट्स बोलिए, तो उसको हम कार्बन बेस्ड रिडक्शन में ले जाते हैं। बट लो ग्रेडेड कैल्कोपायराइट ore is subjected under smelting like the galena। अब आप कल एलिंगम डायग्राम पढ़े थे बहुत अच्छे से, क्या पढ़े थे? कॉपर जहां से ऊपर जाता है वहीं से ठीक C+O2 CO का जाता है, और CO+O2 तो काफी नीचे होता है इससे। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर लीजिए, इससे ये क्या है, हमेशा डाउन ही है इस वाले कर्व से। कॉपर वाले कर्व से कोई भी टेम्परेचर लीजिए, ये तो डाउन ही है। तो काम ये भी कर रहा है, काम ये भी कर रहा है, लेकिन CO मेनली काम करे, लेकिन काम तो दोनों कर रहा है। आप सबको देखिए, ठीक से देखिए, ये यहां से शुरू हो गया डाउन होना, ये हमेशा डाउन चल रहा है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो लिखेंगे हम Cu2 रोस्टेड, इसको CO रिड्यूस करेगा मेनली, Cu मोल्टेन कॉपर प्लस CO2
मेनली along with वो भी बड़ा आराम से करेगा, इसलिए वो रिएक्शन भी नहीं रुकेगा। CO2 कोक रिड्यूसिंग एजेंट वो भी काम करेगा और फिर कॉपर आएगा लिक्विड प्लस CO2। ये माइनर रिडक्शन है, ये मेजर रिडक्शन लिख सकते हैं इसे। ये मेजर रिडक्शन हुआ और ये माइनर रिडक्शन। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे चीजों को अच्छे से। किन्हीं को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, कुछ भी डाउट हो किन्हीं को तो पूछिए, बोलिए। ब्रज है क्या आज क्लास में? ब्रज? यस सर। क्या ब्रज कोई डाउट है? नहीं सर। आशीष? नो सर। इन्हीं को भी कुछ है तो बताइए। सर उस जिंक जो आया था वो इम्प्योर था, उसके साथ आयरन और दूसरे चीज मिला हुआ था, लेकिन सर वेपर सबका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा ना, तो फिर उसमें जिंक के साथ आयरन कैसे आ जाएगा? देखिए हटेगा कैसे ये बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका सवाल ये है, अंकुर पूछे है ना, अंकुर का सवाल था। यस सर। गुड अंकुर। यस सर। अंकुर बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे। हम ये नहीं कह रहे हैं अंकुर कि अभी जो जिंक आप एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं उस जिंक में, आपका यही कहना है अंकुर कि जिंक में से कैडमियम लिए, लेड लिए और आयरन, 3 इंप्योरिटीज, यही बोल रहे हैं अंकुर? यस सर। लेकिन हम इन तीनों इंप्योरिटीज को अब उसमें से निकालेंगे कैसे, यही सवाल है? नहीं सर, वो उसका सारा का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा ना, तो फिर उसके साथ इम्प्योरिटी कैसे आ जाएगा? मेरा सवाल ये था। है उसका, देखिए सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन फाइनल इंप्योरिटी उसमें है। ये सब गंदगियां उसमें मौजूद है। अब गंदगियां कैसे आई हैं उसके लिए तो पूरा जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे तब। जैसे आयरन का एक स्टेप ज्यादा की, तो अब क्या देखें, सल्फेट्स टूटा पहले SO2 में, फिर SO2 को कार्बन रिड्यूस किया इसीलिए सल्फर आया। मैग्नेट्स टूटा MnO में, फिर MnO को रिड्यूस किया इसीलिए मैग्नीज आया। तो इस तरीके से स्टेप्स को पूरा डिटेल कीजिएगा तब, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। हाँ, अब जब अंकुर हम आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ाएंगे रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग के टाइम में फिर थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी कि ये कैडमियम, आयरन, ये सब का सर क्या होगा, उसको हम लोग बाद में क्लियर, ठीक है। अभी हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कंप्लीट किए किस चीज को? पायरोमेटलर्जी में कार्बन बेस्ड जो भी रिडक्शन है, पहले पिछले क्लास में हम लोग किए थे Fe का, आज के क्लास में किए Pb का, आज के क्लास में किए Zn का, आज के क्लास में किए Cu का। लेकिन सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट जो है था वो Pb था, ठीक है। Sn का भी कर सकते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो उसके पीछे ज्यादा जान गंवाने से फायदा नहीं। हम इसका क्या बोलते हैं, आप लोग जो सिखाए थे SS स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो पूछ लीजिए। यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम वाले रिडक्शन।